नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने राजस्थान का टॉपिक शुरू कर रखा था लैब असिस्टेंट के लिए। राजस्थान का भौतिक पर्यावरण जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा अपन ने रीट की जो वैकेंसी हाल ही में आई थी, जो सिलेबस आया था उसके में भी राजस्थान का भौतिक भूगोल पूरा का पूरा दे रखा है, तो सिलेबस उसमें भी है। और आज ही जो नई वैकेंसी सेकेंड ग्रेड की RPSC ने जारी की है, उसके प्रथम पेपर में राजस्थान भौतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक टॉपिक दे रखा है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है उसके अलावा उसमें विश्व और भारत का जीके जनरल नॉलेज भी उसमें दे रखा है, करंट अफेयर्स दे रखा है, ठीक है ना। तो राजस्थान के संदर्भ में यदि अपन देखें तो पूरा का पूरा भूगोल जो राजस्थान का है, तीनों टॉपिक तीनों भर्तियों में, तो तीनों भर्तियों के जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रतिभागी जो पढ़ने वाले हैं, तो वो बिल्कुल अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से लाभ ले सकते हैं और राजस्थान के संदर्भ में पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी संपूर्ण भूगोल की अपन तैयारी करवा रहे हैं, तो लेकिन जो राजस्थान का जो टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में चल रहा है, तो उस पर अपन ने फोकस कर रखा है। अभी वर्तमान में उसके वीडियोज़ अपन डाल रहे हैं, तो ज़रूर हमसे जुड़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपके पास में पहुंच जाए, ठीक है। तो आज अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार की चर्चा पहले कर चुके थे। आज अपन बात करते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन, यानी इसके भौतिक प्रदेश कौन कौन से बनते हैं, उसकी बात अपन यहाँ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यदि अपन देखें तो सबसे पहले राजस्थान का जो वर्गीकरण किया था रामलोचन सिंह, तो इसने रामलोचन सिंह एक भूगोलवेत्ता, इन्होंने राजस्थान के प्रमुख रूप से दो प्रकार बनाए थे। एक तो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और एक का नाम कर दिया इन्होंने पठारी प्रदेश, ठीक है। इसके इन्होंने और भाग कर दिए और भाग जो किए उसमें, जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है ना, लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, और चौथा भाग कर दिया इसमें इसका घग्गर का मैदान। इस प्रकार से इसके इन्होंने अन्य भाग कर दिए थे, ठीक है। और ये जो भाग था इसको शेखावाटी के नाम से भी पुकारते, इस भाग को शेखावाटी प्रदेश भी इन्होंने कहा था। और ये जो है इसमें एक तो कर दिया अपना अरावली, ठीक है ना। अरावली के तीन भाग कर दिए थे, एक का नाम था उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली, एक दक्षिणी अरावली, ठीक है ना। ये तीन भाग इसके कर दिए थे। और इसके अलावा चंबल बेसिन। इस प्रकार से रामलोचन सिंह जो है उन्होंने वर्गीकरण किया था, तो उसमें मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके कई भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए, ठीक है ना। उसमें पश्चिमी मरुस्थलीय है, शुष्क जो भाग है, उसकी बात लूणी, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी है। फिर पठारी प्रदेश को अरावली, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली और चंबल बेसिन, इस रूप में इसका वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो इसके अलावा यदि अपन देखें तो अन्य वर्गीकरण जो था, सामान्य रूप से जो भौतिक वर्गीकरण था वो राजस्थान का, उसको यदि अपन देखें तो 4 भागों में किया गया। कुछ इस प्रकार का अपना राजस्थान है, इसके अंदर यदि अपन देखें तो इसको प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया। ये जो है पश्चिमी मरुस्थल इसको कहा गया, ठीक है। यानी राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया।
4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। और ये 4 जो भौतिक प्रदेश है इसके अंदर यदि अपन देखें तो एक तो हो गया पश्चिमी मरुस्थल, और दूसरा जो आ गया अपना इसका भौतिक प्रदेश है ये अरावली, ठीक है। और अरावली के बाद में ये वाला जो भाग आ गया ये दक्षिणी पठारी प्रदेश, और ये आ गया पूर्वी मैदान। तो मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान को भौतिक दृष्टि से 4 भाग किए गए हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले जो पहला भाग इसका है, यदि हम उसको देखें कि पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल की भाई अपन बात करते हैं तो पश्चिमी मरुस्थल का जो भाग है राजस्थान का, वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में ही तो है। पश्चिम में है, प्लस ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा का पूरा इलाका जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो फैला हुआ है, ठीक है। इसकी यदि हम अवस्थिति देखें तो ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, अक्षांश विस्तार के अंदर, ठीक है ना। 25 से 30 डिग्री तक इसका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी छोर है यहाँ से ये शुरू हो जाता है। तो 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू हो जाता है और लगभग ये 78 डिग्री 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला है, ठीक है ना। तो ये इसका देशांतर विस्तार है 69-30 पूर्व से शुरू होता है, क्योंकि पूरा राजस्थान स्थिति में अपन देखा था पूर्व में ही है। 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व तक इसका देशांतरीय विस्तार है। इस प्रकार से यदि इसको अपन देखें तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रदेश है। यदि इसकी ये दिशा देखें अपन, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की इसकी लंबाई है, यदि अपन इसको देखें तो ये भी काफ़ी लंबा प्रदेश है। यहाँ इसकी लंबाई की यदि अपन बात करते हैं तो हाँ, तो अपन बात कर रहे थे इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे थे। तो थोड़ी इंक कम लगी तो इंक डाली अपन ने। तो ये देखिए इस दिशा से यानी उत्तर पश्चिम से यदि इसकी लंबाई देखें तो लगभग 640 किलोमीटर। मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर देखें तो लगभग 640 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर यदि अपन देखें तो इसकी लगभग 300 किलोमीटर चौड़ाई है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रदेश है और लगभग इसका क्षेत्रफल अपन ने देखा ही है, ये काफ़ी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। और मरुस्थलीय प्रदेश ही अन्य भाग से यदि इसको अपन अरावली से अलग करते हैं तो यहाँ ये जो लाइन है उसके साथ साथ में 50 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा इसको अन्य जो भाग है राजस्थान का उससे अलग करती है, यानी अरावली का जो भौतिक प्रदेश है उससे इसको अलग करती है। तो यह प्रश्न बार बार पूछा गया था, 50 सेमी समवर्षा रेखा,
ठीक है ना। ये अलग करती है इसको किससे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है किसी से, अरावली से अलग करती है, यानी बाकी राजस्थान से अलग करती है। एक अरावली से कह दो या बाकी राजस्थान से कह दो, समवर्षा रेखा अन्य भाग राजस्थान के है से अलग करती है, ठीक है ना। तो यहां से अलग करने वाली रेखा कौन सी है, 25 सेमी समवर्षा रेखा, इसको इससे अलग करती है। अन्य बातों में देखें अपन तो यह जो संपूर्ण राजस्थान है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो संपूर्ण राजस्थान जो है उस राजस्थान का जो भाग इसमें आता है वो 61.11% भाग आता है। यानी राजस्थान का के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आ रहा है, 61.11%। या इस प्रकार से भी इस प्रश्न को पूछते हैं कि कितना भाग है मरुस्थल राजस्थान के कुल भौतिक क्षेत्र का, तो 2/3% भाग, ठीक है ना, 2/3% भाग है। ये लगभग 2/3% भाग किसका है, संपूर्ण राजस्थान के भौतिक स्थलखंड जो उसका राजस्थान का मरुस्थल है, ठीक है। और यहाँ संपूर्ण राजस्थान जो है उसकी जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो इस भाग में संपूर्ण राजस्थान की 40% आबादी निवास करती है। कितनी जनसंख्या रहती है यहाँ पे, 40% आबादी निवास करती है राजस्थान की। और इसकी अन्य विशेषता, जो महत्वपूर्ण विशेषता वह है कि यह विश्व के अन्य मरुस्थलों में सबसे सघन बसा हुआ है, सघन बसा हुआ है। अब इसका मतलब यह हो गया कि विश्व में जितने भी मरुस्थल है उसमें जो जनघनत्व पाया जाता है, जनघनत्व जो पाया जाता है वो घनत्व सबसे अधिक जनसंख्या यदि देखें तो घनत्व की दृष्टि से देखें तो वो सघनता किस में है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व विश्व के मरुस्थलों में कहाँ मिलता है, अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलता है, ठीक है। और जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, जो भारत के अंदर थार का मरुस्थल है, संपूर्ण भारत में उसका ये राजस्थान में जो भाग है वो लगभग 58% भाग है। राजस्थान के अंदर जो ये पश्चिमी थार का जो मरुस्थल है, तो भारत के कुल मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है इसमें, राजस्थान के अंदर 58% भाग है। क्योंकि ये जो थार का मरुस्थल है भारत के अंदर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब इनमें फैला है, पंजाब की सीमा, ठीक है ना, इन 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। तो उसका सबसे अधिक भाग राजस्थान में है, 58% भाग उसका कहाँ आता है, अपने राजस्थान में आता है। अब यहाँ कौन कौन से जिले इसमें शामिल है, ये प्रश्न भी पूछा गया था कि इसमें जिले कौन कौन से आते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो इसमें 12 जिले आते हैं, ठीक है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, ठीक है। तो कितने हो गए, लगभग 12 जिले इसमें आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो राजस्थान के कितने जिले शामिल है इसके अंदर, ये पूरे प्रदेश में 12 जिले शामिल है, ठीक है। तो इस मरुस्थलीय जिले राजस्थान के जो है उनकी संख्या है 12 जिलों में ये फैला हुआ है। तो 12 जिलों में 40% राजस्थान की आबादी है, 61.11% इसका भाग है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। अन्य विशेषताओं में देखें अपन पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की, तो इसका भी भौतिक विभाजन किया गया है। यहाँ अन्य विशेषता इसकी अपन देखें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है
भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो बहुत ही शानदार और इजी तरीके से हम आपको भूगोल पहुंचा रहे हैं आपके पास में। इतना सिंपल और इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। तो आप ज़रूर हमसे जुड़े, हमारे मिशन ज्योग्राफी चैनल को लोगों तक पहुंचाएं ताकि फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुंचे और हमारा मनोबल भी बढ़े, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हमारे पास पढ़ने वाले होंगे तो हम बहुत ही बेटर तरीके से आप तक मैटर को पहुँचाएँगे। तो पुनः अपन देखें तो मरुस्थलीय भाग जो है, राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है, इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। और इसके जो 2 भाग है उसको, एक का नाम है पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और एक का नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यहाँ से एक बाउंड्री लाइन आती है यहाँ पे, जो इसको अलग अलग भागों में बांटती है। ये जो लाइन है, ये लाइन है, यह है 25 सेमी समवर्षा रेखा। यह प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है। 25 सेमी समवर्षा रेखा, ये 50 सेमी समवर्षा जो रेखा थी वो तो राजस्थान को पश्चिम के मरुस्थल से, यानी शुष्क मरुस्थल जो पश्चिम का है उससे अलग करती है। लेकिन मरुस्थल को पुनः 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है 25 सेमी समवर्षा रेखा। तो 25 सेमी समवर्षा रेखा इसको 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में। समवर्षा रेखा किसे कहते हैं? तो समवर्षा रेखा का मीन मतलब होता है कि समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। इसी प्रकार से एक होती है समोच्च रेखा, तो वो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाती है, ठीक है ना। इसी तरह होती है समदाब रेखा, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। तो ये अलग अलग है। तो यहाँ पे अपन समवर्षा रेखा, समताप, इसी प्रकार से समताप रेखा भी होती है, ठीक है ना। तो वो समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। तो यहाँ 25 सेमी समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक का नाम है पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और एक का नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। तो इसको ये 2 भागों में बांट रही है। अब यहाँ की अन्य विशेषता क्या है कि यहाँ पे इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ यदि अपन देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर खनिज मुख्य रूप से गैस और तेल, जैसलमेर में यहाँ पे गैस के भंडार है, बाड़मेर में यहाँ पे खनिज तेल निकलता है, ठीक है ना, खनिज तेल है, ठीक है। तो ये खनिज यहाँ पे खनिज गैस और खनिज तेल भरपूर मात्रा में यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कोयला भी निकलता है। कपूडी जो क्षेत्र है बाड़मेर का, यहाँ पे कोयला भी प्राप्ति होता है, तो इसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अन्य जो विशेषताएं यदि इस मरुस्थल की अपन देखें तो यहाँ पे तापमान अधिक होता है, यानी गर्मी की ऋतु की बात करें अपन तो गर्मी में तापमान है लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है, ठीक है। और सर्दी में यदि अपन देखें तो सर्दी की ऋतु में यदि तापमान की बात वही करें अपन तो यह तापमान काफ़ी नीचे आ जाता है, यानी औसत तापमान देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में रहता है, लेकिन रात्रि के समय यह 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तक आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी गिर जाता है। कई ऐसे स्थान है जहाँ पे माइनस में तापमान भी हो जाता है, जैसे सीकर का फतेहपुर, यहाँ तापमान माइनस में 3 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो कई ऐसे क्षेत्र है वहाँ पे तापमान माइनस में भी हो जाता है। अन्य तापमान की विशेषता इस मरुस्थल की है वो है यहाँ तापांतर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तापांतर सर्वाधिक मिलते हैं। तापांतर सर्वाधिक मिलने का मतलब समझ गए, अर्थात
इसमें जो दैनिक तापांतर कह दो चाहे वार्षिक कह दो, दोनों ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि रात को मरुस्थल की जो रात्रि में मरुस्थलीय मृदा काफ़ी ठंडी हो जाती है और दिन के समय काफ़ी गर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों के बीच में जो तापमान का डिफरेंस होता है उसी को दैनिक तापांतर कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस कारण से ये भी एक मरुस्थलीय प्रदेश की बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर अधिक पाए जाते हैं। अन्य विशेषताओं में जैसे अपन वर्षा की बात करें तो इस भाग में वर्षा भी बहुत कम होती है। अन्य विशेषताओं में यदि वर्षा की बात करें तो वर्षा भी इस भाग में बहुत कम होती है, यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें वर्षा की बात करें तो वर्षा लगभग इसका जो पश्चिमी शुष्क भाग है उसमें 10 सेमी औसत वर्षा रहती है, यानी औसत वर्षा 10 सेमी के आसपास रहती है, यानी 10 सेमी से भी कम रहती है। कहीं 9 सेमी भी आता है, 9 आता तो भी सही है इसमें और 10 आता तो भी सही है, दोनों बिंदु इसमें आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम वर्षा यहाँ पे होती है, 25 सेमी और 50 सेमी, यानी अर्ध शुष्क जो भाग है ये 25 से 50 सेमी के बीच में रहती है। लेकिन इसकी औसत वर्षा जो है ये बार बार पूछते हैं कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में औसत वर्षा का क्या आंकड़ा रहता है, तो 10 सेमी औसत आता है, कहीं पे 9 सेमी भी आता है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों बिंदु सही आते हैं, दोनों साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो 9 भी आता है और 10 भी आता है, तो एवरेज 10 सेमी ज़्यादा आंकड़ा इसमें 10 सेमी ही आता है, तो प्राय रहता है यहाँ पे। इसके अलावा उष्ण व शुष्क जलवायु यहाँ की है। यहाँ की जलवायु उष्ण व शुष्क है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा नहीं होती तो पानी की कमी पाई जाती है, ठीक है ना। तो उष्ण गर्म रहता है और मौसम कैसा रहता है, सूखा रहता है, ठीक है। तो यदि वर्षा नहीं हो रही है, सूखा मौसम है, इसका मतलब यहाँ वनस्पति विहीन आवरण है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा है, वनस्पति विहीन है, वनस्पति नहीं पाई जाती। यदि पाई जाती है तो यहाँ पे मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति मिलती है। अर्थात इसमें कौन सी वनस्पति मिलती है, कांटेदार झाड़ियाँ, फोग, आक, ठीक है ना, और बबूल, खेजड़ी, कीकर, तो इस तरह की वनस्पतियाँ, खेर, कांटेदार, ये वनस्पतियाँ यहाँ पे कुछ मिलती है, ठीक है ना। तो ये मरुद्भिद वनस्पति यहाँ पे मुख्य रूप से इस पश्चिमी मरुस्थल भाग में यही पाई जाती है, ठीक है। अन्य बिंदु यदि देखें यहाँ पे तो फसल यहाँ नहीं के बराबर होती है। जब वर्षा ही नहीं होती, वर्षा नहीं होती तो फसल कहाँ से होगी, तो फसल भी यहाँ पे बहुत कम होती है, यानी वर्षा काल में सिंचाई का सोर्स है नहीं, तो वर्षा काल में यहाँ सामान्य फसल बोई जाती है, बाजरा वगैरह। क्या बोया जाता है, बाजरा, दालों में मूंग, मोठ, और व्यवसायिक फसलों में गंवार खूब बोया जाता है यहाँ पे। तो खाद्यान्न में बाजरा मुख्य फसल है और इसके अलावा व्यवसाय में गंवार खूब इस भाग में बोया जाता है, क्योंकि इसके गंवार के लिए अच्छी मिट्टी यहाँ की पाई जाती है। हालांकि मिट्टी यहाँ की उपजाऊ है, मृदा यहाँ की उपजाऊ है, लेकिन जल का अभाव रहता है। जल अभाव के कारण उस मिट्टी का कोई महत्व नहीं है, तो जल के अभाव के कारण मिट्टी उपजाऊ होते भी इस भाग में अच्छी फसलें नहीं होती है। तो ये यहाँ की विशेषता है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियों में एक इस भाग विशेष में एक विशेषता इसकी है कि यहाँ पे जैसलमेर में ये जो इलाका है, जैसे पोखरण है, जैसलमेर है, ठीक है ना, यहाँ जोधपुर आ गया, तो इनके बीच में यहाँ पे पोखरण जैसलमेर के बीच में एक लाठी सीरीज नाम से आता है। लाठी सीरीज क्या है, कहाँ पे है, तो लाठी सीरीज एक ज़मीन का बेल्ट ही कह सकते हैं, एक पट्टी है, ठीक है ना। तो यहाँ इस पट्टी के अंदर लाठी सीरीज में क्या है कि जलापूर्ति है, अर्थात वर्षा का जल संचित है और उसको खोद करके कुआं और नलकूप के माध्यम से निकाला जाता है मीठा पानी। इस लाठी सीरीज में क्या मिलता है,
मीठा पानी मिल जाता है। जैसलमेर से पोखरण के बीच में एक पट्टी, जल की पट्टी है, उसी को लाठी सीरीज कहा गया है। तो क्या है, ज़मीन में एक बेल्ट है, किसका, पानी का बेल्ट है या जल पट्टी है, जिसको लाठी सीरीज कहा गया है। जो चांदन कुआं, ठीक है ना, चांदन कुआं जिसको अपन बोल सकते हैं, जहाँ मीठा पानी जिस कुएं से निकलता है वो इसी लाठी सीरीज बेल्ट में पाया जाता है। तो यह है मीठे पानी की एक पट्टी यहाँ पे पाई जाती है। पुरातात्विक अवशेष यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक गांव है आक्कल। आक्कल गांव में यहाँ के पर आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क स्थापित किया गया है ना, जीवाश्म पार्क है। तो यहाँ पे प्राचीन काष्ठ अवशेष मिले हैं, प्राचीन पुरातन काष्ठ अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं और ये इस पार्क में उसको संरक्षित किया गया है। तो ये भी इसके प्राचीन अवशेषों के बारे में पता चलता है इस बात का। यदि इसके अपन निर्माण की बात करें तो ये प्राचीन जो है गोंडवानालैंड का हिस्सा माना जाता है। किसका, गोंडवानालैंड जो शेल थी, ये अपन हालांकि इसमें चैप्टर दे रखा है पृथ्वी की उत्पत्ति, महाद्वीपों का जो विस्थापन है वेगनर का, तो उसमें जो पेंजिया था, पेंजिया का विघटन में अंगारालैंड और गोंडवानालैंड जो है, तो वो अपने की थी बात। तो उसमें ये गोंडवानालैंड का वाला जो भाग है, दोनों के बीच में जो टेथिस सागर था, पश्चिमी मरुस्थल में टेथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें जो खारे पानी की डीडवाना है, कुचामन है, जो झीलें पाई जाती है, सांबर है, तो ये टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है ये सागर था और यही अवशेष यहाँ पे है कि इस भाग में खनिज और गैस के भंडार और कोयले के भंडार मिले हैं। तो ये भी इस चीज़ की पुष्टि करता है कि इस भाग में पहले कोई जलीय क्षेत्र था, ठीक है। तो ये था अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पहला भौतिक भाग, राजस्थान का प्रथम भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका जो पश्चिम भाग है, अब देखिए इसको और पुनः अपने जैसे दो भागों में बांटा है इसको, ये तो पूरे भौतिक प्रदेश की अपने विशेषताएं देखिए। इसका जो पश्चिमी दो भागों में बांटा था इसको अपने शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, तो इसको ये जो 25 सेमी समोसा रेखा अलग करती है, ठीक है ना। तो इसकी क्या विशेषता है इसमें, तो मुख्य रूप से इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का इलाका आता है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के भाग आते हैं, ठीक है। ये भाग इसमें शामिल है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का ये इलाका इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश। और पश्चिमी शुष्क प्रदेश जो है, इसकी विशेषता है यहाँ पर औसत वर्षा भी बहुत कम होती है। जो बात अपने पहले की 10 सेमी औसत वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती, बहुत ही कम वर्षा होती है। और यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सेवण घास, और एक घास और है जिसका नाम है धामन घास। ये घास यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और ये दूधारू पशुओं के लिए, दूधारू पशुओं के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दूधारू पशुओं के लिए सेवण घास और दामन घास, ठीक है। ये जैसलमेर पोखरण के बीच में ये इलाका है, यहाँ पे इसको घास की पट्टी हो पाई जाती है, ठीक है। तो ये पशुचारण जो लोग करते हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, पौष्टिक आहार के रूप में है, ठीक है। और पाकिस्तान की जो सीमा के पास में एक पट्टी पाई जाती है जो महान मरुस्थल, इस पट्टी को पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ में बीकानेर, जैसलमेर की सीमा जो लगती है, इसके पास में ये जो मरुस्थलीय पट्टी पाई जाती है, इसको महान मरुस्थल कहा गया है। महान मरुस्थल इसको कहा गया है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये
पाकिस्तान और राजस्थान का विभाजन करती है, एक मरुस्थलीय पट्टी है ये, ठीक है ना। तो इसको महान मरुस्थल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके दो भाग है। अपना जो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है इसमें दो भाग है, इसकी एक विशेषता है, इसके दो भाग है। तो एक का नाम तो है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के दो भाग है। एक का नाम तो है जो प्राकृतिक रूप से जो जिसको अपन कह सकते हैं दोहरे वाला क्षेत्र, यहाँ दोहरे या टिल्ले पाए जाते हैं, ठीक है ना। या दोहरे ना करके इसको अपन कहेंगे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। इसके दो भाग हैं पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के भी। तो इसमें बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र एक तो ये हो जाता है, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कौन सा है इस भाग में, यदि अपन देखें तो जैसलमेर का ये जो इलाका है, जैसलमेर बाड़मेर का ये जो इलाका है, इसको यदि अपन छोड़ते तो बाकी पूरा का पूरा प्रदेश जो है पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का, वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, ठीक है। अर्थात इसमें बालू के टिल्ले, अपनी भाषा में जिसको अपन टिब्बे बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। उनके कई प्रकार है। यदि अपन हवा द्वारा, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे। तो ये जो टिल्ले है, जैसे कि बरखान बार बार पूछा गया है बरखान के बारे में, तो एक प्रकार का टीला है यहाँ पश्चिम मरुस्थल में पाया जाने वाला, ठीक है ना। तो बरखान पेरावलिक, अनुप्रस्थ, सीप, ठीक है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के टीले हैं। बर्खोनोइड्स, तो ये सारी क्या है, इस भाग में पश्चिम मरुस्थलीय भाग में पाए जाने वाले मिट्टी के टीले हैं जो स्थानांतरित होते रहते हैं, हवा चलती है उसके साथ साथ में स्थान भी बदलते रहते हैं। इनकी क्या विशेषता है तो विस्तार से हम पढ़ेंगे उसमें, किसमें पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबकी आकृति और क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। बरखान की मैं बात कर दूं, बरखान जो है ये इस प्रकार से एक इसकी आकृति, क्योंकि बार बार पूछा गया प्रश्न है, इस प्रकार की शेप इसकी बनी हुई होती है। जैसे गाय का पैर का खुर होता है, इस तरह की शेप, इसकी दो भुजाएं आगे निकली हुई होती है, ठीक है ना। और यहाँ इस प्रकार से मिट्टी चढ़ी हुई होती है और इस तरह की आकृति का जो शेप बनता है वो बरखान बनता है, ठीक है। इस तरह की शेप में बरखान बनता है। यहाँ मिट्टी है, एक तरह का गड्ढा रह जाता है और यहाँ मिट्टी चढ़ जाती है हवा के कारण, ठीक है। तो इसको पश्चिम मरुस्थल में ये स्थानीय टीले होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। बार बार पूछा गया है ये बिंदु। यदि ये टीले अपन देखें तो अपने चूरू का भालेरी इलाका, ये मरुस्थलीय टीलों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके अलावा नागौर तक है, सीकर में भी अपने टीले, जो कांतली का क्षेत्र है नदी का, तो उसके पाठ में ये टीले खूब दोहरे टिब्बे देखे जाते हैं, ठीक है ना। और बीकानेर में देशनोक, तो यहाँ पे खूब सारे जो आपको ये पेरावलिक है, बरखान, अनुप्रस्थ, सीप, ये टीले हैं, इनकी आकृति यहाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। चूरू का भालेरी इन टीलों के लिए फेमस है, सीकर, नागौर, ठीक है, बीकानेर का देशनोक यहाँ खूब। इसके अलावा इसके पड़ोसी जैसे जोधपुर का कुछ पड़ोसी भाग है उसमें भी ये टीले मिलते हैं, हनुमानगढ़ में भी ये टीले कुछ मात्रा में मिलते हैं। तो यहाँ बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र ये पाया जाता है। ये पश्चिम मरुस्थल का ही एक भाग है। एक दूसरा भाग है, उसका नाम है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये युक्त था, ये मुक्त प्रदेश। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। यानी ये जैसलमेर, पोखरण और जोधपुर का फलौदी, इन तीनों के बीच में
ये एक प्रकार का ट्रायंगल आकार का ये भाग है, यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, बालू के स्तूप नहीं मिलते। इसका मतलब ये एक प्रकार का पथरीला धरातल है। यहाँ क्या है, यहाँ पे ये पथरीला धरातल है, मिट्टी बालू यहाँ पे नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई टीले दोहरे नहीं पाए जाते हैं। तो प्राचीन चट्टानी अवशेष है ये, और एक प्रकार का पथरीला समतल धरातल, लगभग समतल सा धरातल पाया जाता है। लाल पत्थर यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। और ये प्राचीन जो शैलें पाई जाती है तो उनके निक्षेप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो भाग है तो इसको बोला गया है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है। तो ये था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, जो शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है। बीच में थोड़ा सा लाइट ने डिस्टर्ब किया है, तो अपन अगले वीडियो में अगली बात करेंगे नए टॉपिक की। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।